नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जो हमारा संविधान है उसमें कितनी अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने पैराग्राफ हैं, इनके बारे में कितने पार्ट में विभाजित है और कौन-कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है। हमारा जो संविधान बना था ये बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से है, लिखित संविधान है, दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में आता है और कई सारे देशों की जो वहाँ की अच्छी-अच्छी चीज़ें थी जो उनको इस संविधान में सम्मिलित किया गया है। अ, हमारे संविधान में जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व है, संघ की क्या व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, राज्य की क्या शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा मतलब संसद, राज्य विधानमंडल, उपराज्यपाल और भाषा, टैक्स, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया। मतलब सरकार के जितने अंग हैं, सरकार कैसे काम करेगी, संविधान में संशोधन कैसे होगा, भाषा का क्या नियम होगा, इन सभी चीज़ों को संविधान में हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो कौन से किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था दी गई है उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा विषय है, तो इसको आप लोग अंत तक देखेंगे। संविधान के बारे में, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में लगभग हर जो भी तैयारी करने वाले किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हों उसमें आता है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में आपको आज बताएंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 195 तक की अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेदों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए क्योंकि ये सभी तरह की परीक्षाओं में सम्मिलित होता है, सम्मिलित होने वालों से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में कुल 148 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल रूप से 195 अनुच्छेद हैं। कुछ अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है, लेकिन जो मूल संविधान है हमारा उसके जो अनुच्छेदों की संख्या है 395 है। प्रत्येक अनुच्छेद में संविधान के महत्वपूर्ण भाग शामिल है, जिसमें विधानमंडल, कार्यपालिका, अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, संसद, सभी चीजों को शामिल किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है और 148 अनुच्छेद हैं, मतलब 395 अनुच्छेद हैं। हमको मोटा मोटी ये याद रखना है कि 395 ही अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 5 परिशिष्ट हैं और 100 से ज्यादा संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। भारतीय संविधान के 25 भाग हैं जो इसमें निम्नलिखित है, जो इसमें तालिका में दिया गया है। जैसे भाग 1 जिसमें संघ और उसका छेद अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। इसी तरह भाग 2 जिसमें सिटीजनशिप है, मगर नागरिकता है, जिसे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिया गया है। 1, 2, इसी तरह भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इसी तरह भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है, निर्देशक तत्व जो राज्यों के लिए है, सरकार के लिए है, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसको रखा गया है। इसके बाद भाग 5 है जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य होते हैं, उसको अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इसके बाद भाग 6 है जो संघ है, हमारे संघ की क्या व्यवस्था होगी, संघ की शासन प्रणाली कैसी होगी, उसको अनुच्छेद 52 से लेके 191 तक रखा गया है। मतलब इसके अंदर
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद उसकी सारी व्यवस्था। तो इसको जो है अनुच्छेद भारतीय संघ को अनुच्छेद 52 से 151 के बीच रखता है। उसके बाद भाग 7 है जिसमें राज्यों के बारे में है। राज्यों की क्या व्यवस्था होगी, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 8 है, मतलब भाग 8 है, नोट 7वां संशोधन अधिनियम 1956 भाग 7 को निरस्त करता है। तो इसके बाद भाग 8 है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 139 से लेके 239 से लेके 252 तक है। उसके बाद अनुच्छेद 9 है जिसमें पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। उसके बाद 9A भाग 9A जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जिसे अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक है। उसके बाद भाग 9B है जिसमें सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है। इसके बाद है भाग है 10 जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, जिसको अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 11 है, भाग 11 है जिसको संघ और राज्यों के बीच में क्या संबंध हो गए, इसको अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में रखा गया है। भाग 13 में वित्त संबंधी मुद्दे, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 264 से 301 के बीच में रखा गया है। भाग 14 में भारत के क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। भाग 15 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में रखा गया है। एक मिनट, इसमें जो है कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। जैसे भाग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक। तो इसमें भाग 15 ए में न्यायाधिकरण मतलब न्यायिक संबंधी अनुच्छेद 323 ए से 323 बी, न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं उसके बारे में है। इसके बाद भाग 16 में चुनाव है, चुनाव संबंधित हमारी जो चुनाव प्रणाली है, भारतीय इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसका गठन कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन में लोगों का, चुनाव आयुक्तों की कैसे सिलेक्शन होता है, इस सब के बारे में बताया गया है। भाग 17 में जो है कुछ वर्गों से संबद्ध विशेष प्रावधान है, जो ट्राइबल और ऐसे लोग हैं इनके लिए जो प्रावधान है अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में रखा गया है। उसके बाद भाग 18 है जिसमें आधिकारिक भाषाएं, भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं जिसको समवर्ती सूची में रखा गया है या संविधान की जो भाषा होगी, इसके बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग 19 में आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। जैसे देश के अंदर आपातकाल की क्या व्यवस्था होगी, कैसे आपातकाल लगाया जाए, उसमें क्या शक्तियां राष्ट्रपति को होगी, या राज्य के अंदर धारा 356 जब वैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो कैसे लगाया जाता है, इस सब के बारे में दिया गया है। पंद्रह 19, उसके बाद भाग 20 है जिसमें मिश्रित अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद 23 है
जिसमें संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी, इसको अनुच्छेद 368 में रखा गया है। उसके बाद भाग 24 है जिसमें स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 25 में संक्षिप्त शिक्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन संविधान के बारे में इसमें इसको रखा गया है, जो अनुच्छेद 343 से लेके 393 से लेकर 395 के बीच में रखा गया है। तो इसको हमारे संविधान को 25 भागों में जो बांटा गया है, जिसमें अलग अलग भाग में अलग अलग विषयों को रखा गया है, समाहित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से मतलब अनुच्छेद में क्या रखा गया है। ठीक है, भारत के संविधान के भागों से संबंधित भारतीय अनुच्छेदों का नीचे विवरण दिया गया है, जिसमें पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में संघ और नाम और उसका क्षेत्र होगा, संघ का क्या प्रारूप होगा, उसका क्षेत्र क्या है, मतलब भारत का जो नक्शा है इसके बारे में। और उसके बाद अनुच्छेद 2 है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, भारत में नए राज्यों की का जो गठन होता है, उनका सीमा विस्तार या नामकरण, इन सब चीज़ों को रखा गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 में रखा गया है। इसके बाद भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसे मिलती है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 जिसमें पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार, जो आज़ादी के बंटवारे के समय जो लोग भारत में आए या भारत से जो पाकिस्तान गए, उनकी नागरिकता के संबंध में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के निरंतर, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, देश में, हमारे देश में नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार और विनियमन करेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और उनको कैसे, उनके अधिकारों को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता, घटाया जाता है, या उनकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, इन सबको अनुच्छेद 11 में रखा गया है। इसके बाद संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, हमारे देश में राज्य की क्या परिभाषा होगी, इसको अनुच्छेद 12 में रखा गया है। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उल्लंघन करने वाले कानून होंगे। राज्य जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कैसे कम करता है या उस पर अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 13 में रखा गया है। इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, प्रारंभ में भारतीय संविधान में, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था, लेकिन अब ये 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को यूए 31 को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो सामान्य कानून, सामान्य अधिकारों में भारतीयों को मिला हुआ है। तो इस राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, मतलब इक्वालिटी, बराबरी का जो अधिकार मिला हुआ है, जिसको अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, सभी नागरिकों को न्याय के समक्ष जो सभी को समानता मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर उपलब्ध होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन, मतलब छुआछूत, भेदभाव का कैसे उन्मूलन किया जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उल्लंघन, जैसे किसी को कोई उपाधि मिलती है, पहले लोगों को मिलती थी अंग्रेजों के सामने में, बहुत सारे को, किसी को सर, किसी को कुछ, या राजाओं को जो पीवी पर्स और ये सब चीज़ें मिली थी, कोई नवाब है, कोई राजा है, इन सबका कैसे उल्लंघन, तो इसको जो है अनुच्छेद 18 में रखा गया है। राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों को गारंटी देता है, और वह है का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपनी
इच्छा को जाहिर करने की स्वतंत्रता है वो संविधान के दायरे में हो और भारत की किसी भी मतलब भारत की मूल भावना के खिलाफ न हो। उसके बाद खा है शांतिपूर्ण, मतलब बी में शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की क्षमता, मतलब कहीं पे हम संगोष्ठी करते बैठक कर सकते हैं। इसके बाद गा है संघ या यूनियन बनाने की मतलब एनजीओ बनाने की या कोई संगठन बनाने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, सिर्फ वो कैंटोनमेंट एरिया या जो सैनिक क्षेत्र हैं या कुछ प्रबंधित क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्रों में उनको छोड़कर। उसके बाद भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, हम देश के नागरिक भारत के किसी भी जगह पर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद एफ को छोड़ा गया है और उसके बाद कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं किसी भी तरह का, कोई भी नौकरी कर सकते हैं जिसके काबिल हों, कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह की स्वतंत्रता सभी भारतीयों को मिली हुई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषियों से संबंध में संरक्षण, अगर कोई आप अपराध करते हैं तो अनुच्छेद 20 में उसको कैसे संरक्षण दिया जाए। कभी कभी माफ़ी राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा आम माफ़ी दी जाती है लोगों को विशेष प्रावधानों में, तो इसको अनुच्छेद 20 में रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी मनुष्य के ऊपर जो भी भारतीय नागरिक है उसके जीवन जीने पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे किया जाए। इसके बाद अनुच्छेद 22 से कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से कुछ ऐसे विशेष प्रावधान, ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उनको नजरबंदी से संरक्षण कैसे प्रदान किया जाए, वो अनुच्छेद 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। किसी भी मनुष्य की खरीद फरोख्त या जो किसी को जबरदस्ती आप परिश्रम उससे मतलब उससे काम नहीं ले सकते, उस पर उसका कैसे उन्मूलन किया जाए, प्रतिषेध किया जाए, उसको अनुच्छेद 23 में रखा गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों खदानों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार को प्रबंधित करता है, यह अनुच्छेद 24 है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय है उनको कैसे उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए संविधान ने अनुच्छेद 65 में अंतर करने की क्षमता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसी तरह अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, मतलब आप कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, किसी भी तरह की जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें लोगों सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता है, वो धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई मंदिर कोई ट्रस्ट स्थापित कर सकते हैं, कोई शिक्षण संस्थान अपने मतलब अपने धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल सकते हैं। तो ये सब जो है अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई धार्मिक शिक्षा लेनी है, जैसे मुस्लिम है जो मदरसे चलाते हैं, या हिंदुओं में ईसाइयों में गुरुद्वारा है, जैन के अपने स्कूल होते हैं, या हिंदुओं में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है तो उसका प्रबंधन करना, उसको चलाना, शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। इसी तरह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। उसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय है। ये अनुच्छेद जो 32 है, ये जो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं संविधान में, उनको संरक्षित करने, उनका संवर्धन करने, उन पे किसी भी तरह का राज्य या केंद्र के द्वारा
कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, उनसे एक तरह से संरक्षण करने का ये उपाय है। तो इसके बाद भाग 4 है, जिसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों का अपने नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके लिए विकास की योजनाएं बनाएं, उनके स्वास्थ्य के, उनकी शिक्षा की, उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा होती हैं, वो संविधान में इसको सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्व के रूप में, जिसे अनुच्छेद 36 ये परिभाषा, उसकी परिभाषा करता है। इसके बाद अनुच्छेद 27 डीपीएसपीएस का अनुप्रयोग है। उसके बाद अनुच्छेद 29 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सभी नागरिकों को एक सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन संगठन, ग्राम पंचायतों का कैसा संगठन होना चाहिए, उनकी क्या प्रक्रिया हो, यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 41वां काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संस्था केवल गोवा में लागू है। ये अनुच्छेद 44 जो है, ये यूसीसी समान नागरिक संस्था जो गोवा में लागू है। अभी पिछले साल 2024 में उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है अपने राज्य में। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे राज्य हैं जो यूसीसी पे कानून बनाने के लिए कमेटियों का गठन कर चुके हैं। केंद्र सरकार भी न्यायालय के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, और केंद्र सरकार में जो सरकार है उसकी भी कोशिश है, उसकी एक महत्वपूर्ण मांग है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संस्था, सभी के लिए समान कानून बनाए जाएं। अभी ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन इसको संविधान जब बनने लगा था तो कई सारे हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने अपनी बात रखी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी भी एक इच्छा थी कि सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रमुख उनके मैनिफेस्टो, उनके प्रमुख मांगों में से एक है। तो अभी हमारे देश में गोवा और उत्तराखंड जो राज्य हैं जिनमें समान नागरिक संहिता कानून लागू है, और बीजेपी शासित कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनपे कहीं कमेटियां गठित कर गई है या कोई रिपोर्ट बना रहा है, जिनमें यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया राज्य स्तर पे चालू है। इसके बाद अनुच्छेद 45 है जो बच्चों के लिए निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का प्रावधान करता है। इसको भी मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है 2002 में। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 46 में इसको रखा गया। अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य के कर्तव्य होंगे, इसको अनुच्छेद 47 में रखा गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का कैसे संरक्षण किया जाएगा। हमारे देश में पुरातत्व विभाग की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, जैसे हम आगरे का ताजमहल देखते हैं, या लाल किला है, कुतुब मीनार है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे किले हैं, जिनको पुरातत्व के विभाग के द्वारा संरक्षित, संवर्धित किया जाता है। तो इसको अनुच्छेद 39 में रखा गया है, 49 में रखा गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कैसे अलग अलग रखा जाए, इसको अनुच्छेद 50 में रखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कैसे भारत बढ़ावा देगा, इसको अनुच्छेद 51 में रखा गया। इसके बाद पार्ट 4 मतलब भाग 1 भाग 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, इसमें भारत के नागरिकों के लिए उनके क्या राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इसको रखा गया है। ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा 10
मौलिक मूल कर्तव्य जो है, नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य होंगे, इसको जोड़ा गया था। और उसके बाद 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया कि सभी नागरिकों जो जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। ये राज्य का कर्तव्य है और ये लोगों का भी कर्तव्य है। तो ये आर्टिकल 51A है। इसके बाद भाग 5 यूनियन, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। यूनियन मतलब संघ। हमारे देश की जो संघीय सरकार है, जो संघीय सरकार को चलाने वाली व्यवस्था है, उसके बारे में इन आर्टिकलों में दिया गया है, मतलब अनुच्छेदों में। जैसे अनुच्छेद 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, इसके कार्यकाल कैसा होगा, इनको शक्तियां क्या मिली हुई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 52 संघ की कार्यकारी शक्ति क्या होगी। अनुच्छेद 43 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, तो इसी तरह उपराष्ट्रपति का पद क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 64 में विपक्ष का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है वो उसकी जो अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मेन काम यही होता है, बाकी वो एक सेरेमोनियल पद है। मेन काम उसका राज्यसभा का अध्यक्षता करना। राज्यसभा में एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। तो उसके क्या कार्य होंगे राज्यसभा को चलाने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना। उसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसके बाद पद का चुनाव, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें हमारे देश की लोकसभा, राज्यसभा और सारी विधानसभाओं के जो विधायक होंगे, विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के जो विधायक होंगे वो सारे वोट करते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हमारे देश की जो संसद है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा है, उसके जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। उसमें विधायकों का कोई रोल नहीं होता। तो ये है। उसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां क्या होंगी। हमारे देश में बहुत सारे जो अपराध हो जाते हैं, लोगों को सजा हो जाती है, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती, फांसी की सजा हो जाती थी। तो ऐसे लोगों के अच्छे आचरण पे या विशेष किसी परिस्थिति में उनको क्षमादान, मतलब उनके सजा को निलंबित करना, उनकी सजा को कम करना या उनको सजा मुक्त करना, इसमें राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, भारत के जो महान्यायवादी होंगी उनका उसका चुनाव कैसे होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, जो संसद का गठन कैसे होगा वो अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की क्या संरचना होगी। इसी तरह 1981 अनुच्छेद 81 में लोकसभा की क्या संरचना होगी। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि क्या होगी, मतलब लोकसभा की जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। राज्यसभा कभी विखंडित नहीं होता, तो लेकिन उनके सदस्यों की जो कार्यकाल होते हैं वो हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, नए सदस्य आते हैं। तो इस सब के बारे में है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, उनका चुनाव कैसे होगा, उनके पास शक्तियां क्या होंगी, लोकसभा का संचालन कैसे करते हैं, इसके बारे में होगा। अनुच्छेद 102 105 संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार, हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी क्या शक्ति है, उसके सांसद सदस्यों के क्या विशेषाधिकार हैं, इसके बारे में है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, हमारे देश में जो विधेयक लाए जाते हैं संसद में, जो पारित होते हैं, मतलब जो कानून बनते हैं,
इसमें कौन सा धन विधेयक है, कौन सा सामान्य विधेयक है, धन विधेयक लाने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 112 भारत में एक केंद्रीय बजट हर साल पेश किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, मतलब जो अनुपूरक मांगें होती हैं या विशेष समय पे पैसे की सरकार को आवश्यकता होती है, उससे संसद में कैसे उसको पास कराया जाए, इसके बारे में है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 123 जो है वो जैसे लोकसभा संसद चल रही है तो उस समय तो कोई भी कानून आप जो है बना सकते हैं, लेकिन संसद नहीं चल रही होती है और कुछ ऐसे मामले या कुछ ऐसा विषय आ सकता है जिसमें तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो उस पर अध्यादेश लाया जाता है। वो अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो वो अध्यादेश कैसे लाया जाएगा, उसकी क्या प्रारूप होगा, ये इसके बारे में अनुच्छेद 123 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या होंगे। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होगी। मुख्य न्यायाधीश की तो नियुक्ति होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति है या पद पे नहीं है तो उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या कैसे नियुक्ति होगी उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 126 में। इसी तरह तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनुच्छेद 127 में रखा गया है। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको किसी विशेष मामलों में उनकी राय मशवरा के लिए उनको बुलाया जाता है, तो वो 128 में रखा गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके अंडर में ही देश के सारे उच्च न्यायालय, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें होती हैं, तो उसके बारे में है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट क्या होगी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रखे जाने चाहिए। अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मामलों में अपील के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये 136 में है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय निर्णय आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जो न्याय होते हैं उस पर वो समीक्षा करता है और कभी कभी वो उन न्यायालयों को कोई आदेश भी जारी कर देता है, तो ये अनुच्छेद 137 में रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 148 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय कर देगा किसी मामले में वो सभी न्यायालयों को मामला होगा, मतलब वो अंतिम निर्णय है, तो वो 141 में है। अनुच्छेद 141 में है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग की जो स्थापना होगी उसका कार्यकाल क्या होगा, उसको सेवानिवृत्ति के बाद वो क्या उसके ऊपर क्या वो रहते हैं, फाउंडेशन एक तरह से है कि कोई इस तरह का पद नहीं ले सकता कुछ, ये सब चीजें जो है भारत के महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 में रखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां, महालेखक परीक्षक के क्या शक्तियां होंगी, कैसे वो ऑडिट करेगा और उसके क्या कर्तव्य हैं। एक तरह से कैग जो है सरकार के ऊपर निगरानी का काम करता है, किसी भी विभाग की को किसी भी मामले में कोई भ्रष्टाचार का मामला हो या कहीं हेरा फेरी हो रही हो तो उस चीज़ों पे नज़र निगरानी के लिए होता है, तो इसकी कर्तव्य और शक्तियाँ क्या है। इसके बाद भाग 6 स्टेट आर्टिकल, ये 152 मतलब ये अभी जो हमने पार्ट 5 था इसमें संघ के बारे में था, संघ का गठन कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और मतलब एक तरह से पूरा केंद्रीय जो सिस्टम है उसमें सर्वोच्च न्यायालय होगा, कैग होगा, मतलब ये सारी चुनाव की क्या प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो है
इसमें रखा गया। इसके बाद जो भाग 6 है जिसमें स्टेट, जिसमें राज्यों के बारे में है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक रखा गया है। तो इन सारे अनुच्छेदों में राज्य की क्या शासन व्यवस्था है उसके बारे में है। जैसे अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल की कैसे नियुक्त होगी। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या होंगी। अनुच्छेद 61 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां होंगी। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां मिली हुई हैं, उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपालों को भी क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। वो किसी भी मामले में विशेष परिस्थितियों में लोगों को सजा कम कर सकता है, उनको क्षमादान दे सकता है। तो ये है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता, जो जैसे वहाँ महान्यायवादी होते हैं वैसे यहाँ महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता जो सरकार के केसों को देखते हैं या सरकार को कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं, यह अनुच्छेद 165 में है। इसी तरह अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी। जैसे केंद्र में कोई अध्यादेश लाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति कैसे काम करता है, उसी तरह राज्य में कोई अध्यादेश लाना है तो राज्यपाल की क्या शक्ति होगी। इसी तरह अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब जो राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और कोर्टें होती है उसका देख रेख। इसी तरह अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, मतलब कोई भी आदेश जारी कर सकता है, उसकी क्या शक्ति है राज्य में। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें जो जिला अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, यह अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जो न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय है उनके अधीन जो भी सारे न्यायालय हैं उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद पार्ट 7 जो आर्टिकल 238 है। पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरी, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जिसमें आर्टिकल 239 से 242। उसके बाद पार्ट 9 है जिसमें पंचायत, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक है। तो इस तरह अनुच्छेद 243 है जिसमें ग्राम सभाएं कैसी होंगी, उनका क्या प्रारूप होगा। अनुच्छेद 143 भी जिसमें पंचायतों का गठन, जो पंचायती चुनाव होते हैं पंचायतों को क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं इसके बारे में है। इसी तरह पार्ट 9 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर निकाय या नगर पालिका होती हैं उनका, उसको आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 200 मतलब अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक रखा गया है। इसी तरह पार्ट 10 में शेड्यूल ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 है। इसी तरह पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन, भारत संघ और राज्य क्या के संबंध कैसे होंगे, वो अनुच्छेद 245 से 208 अनुच्छेद 263 होंगे। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए तक होगा। मतलब इन सब भागों में नगरीय चुनाव, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर निकाय, नगर पालिका, इन सब के बारे में दिया हुआ है। इसी तरह अनुच्छेद 264 संप्रेषित निधि और लोक लेखा निधि, जो राज्य सरकारों की वित्तीय जरूरतें होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, वो अनुच्छेद 264 में 266 में है। इसी तरह अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि, भारत सरकार के पास एक आकस्मिक निधि होती है। मान लो भारत में कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आगजनी हो गई या कोई ऐसी आपदा आ गई जहाँ पे सरकार क्योंकि हर चीज़ का बजट फिक्स रखती है, जो बजट पेश करती है तो उसमें हर विभाग का एक अलग अलग बजट होता है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक ऐसी जरूरतें आ गई या किसी विदेश में कोई ऐसी घटनाएं हुई जिसे सरकार को मदद करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए सरकार एक आकस्मिक निधि रखती है, जिसका अनुच्छेद 267 में रखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है, जो देश की
वित्तीय जरूरतों के लिए, देश को विकास के रूप में अग्रसर करने के लिए समय समय पर अपनी जो है रिपोर्टें सरकार को देती रहती हैं। तो उसका कैसे गठन होगा, इसी का अनुच्छेद 301 जिसे संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था जिसको समान अधिकार के रूप में लाया गया है, वो अनुच्छेद 300 ए जिसे संपत्ति के अधिकार में बदल दिया गया। इसके बाद भाग 13 है जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, मतलब व्यापार और वाणिज्य व्यापार, ये सब चीजें हैं, जिसको आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक रखा गया है। इसमें अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, लोगों को देश के अंदर अपना व्यापार बढ़ाने, अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो 301 में है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य, समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति, मतलब कोई ऐसा काम ना हो जो देश की एकता, अखंडता या देश की उन्नति में बाधा बन रहा हो, उसमें जो संसद की क्या शक्तियां होंगी उसके बारे में इसमें अनुच्छेद 302 में रखा गया है। ये धारा 302 मत समझिए जो मर्डर केस में लगती है, अनुच्छेद 302 है। ये अनुच्छेद 302 है, इसमें व्यापार, वाणिज्य, समागम और प्रतिबंध लगाने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद भाग 14 इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, हमारे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, जो देश में एक प्रतिष्ठित परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस या हर विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं, या इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, या रेलवे में जो महाप्रबंधक ऐसे पद होते हैं, उनके लिए ये अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग, अनुच्छेद 320 लोकसभा आयोग के कार्य, इसमें संघ और राज्यों के बीच में कैसे इसका पृथक्करण किया जाए इसके बारे में है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल आर्टिकल, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, वो अनुच्छेद 323A है। इसके बाद पार्ट 15 मतलब भाग 15 में इलेक्शन आर्टिकल 324 टू अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के निहित होगा। मतलब हमारे देश में जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्य विधानसभा हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से लेके और गांव का जो पंचायत प्रतिनिधि होता है, मतलब पंच होता है, उन सभी का चुनाव भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। तो उसको जो है अनुच्छेद 224 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये चुनाव आयोग के निहित होगा, निर्वाचन आयोग के निहित होगा। अनुच्छेद 325 किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। मतलब 325 में किसी भी जो भी भारतीय नागरिक है उसको मत देने का अधिकार है, उसको लिंग, भाषा, प्रांत, जात के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, मतलब उसको। इसी तरह अनुच्छेद 326 जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होंगे, ये अनुच्छेद 326 है, जो सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार प्रणाली में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वो मत देने का अधिकारी हो जाता है। तो इसको इसमें बताया गया है अनुच्छेद। इसके बाद पार्ट 16 स्पेशल प्रोपोजल ऑफ SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, आर्टिकल अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 341। इस भाग में अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कैसे किया जाए, अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को विस्तृत के जान के लिए आयोग का कैसे गठन किया जाए, इस सब के बारे में दिया गया है। भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी भारत की जो सामान्य कामकाज की जो भाषा है, जो राजकीय भाषा है, इसके बारे में है। इसमें अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषाएं
संघ जो केंद्र सरकार है उसकी क्या राजकीय भाषा होगी। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषा मतलब राज्य की क्या आधिकारिक भाषा होगी। मतलब हमारे राज्य में विविधतापूर्ण है, हजारों की संख्या में भाषाएं हैं, लेकिन राज्य हमारे यहाँ 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। तो हर राज्य में मतलब भाषाएं तो हर 150 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन जो राज्य की या केंद्र की जो अपनी आधिकारिक भाषा होगी उसके बारे में दिया गया है। तो राज्य की जो आधिकारिक भाषा होगी वो अनुच्छेद 345 में दिया गया है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं होंगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन। हमारे देश की एक विडंबना है कि हम मतलब देश की आज़ादी के बाद हमारी कोई एक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया था 10 साल के लिए, कि 10 साल में धीरे धीरे उसकी जगह हिंदी ले ली गई। लेकिन राजनेताओं की उदासीनता और लोगों का जो भाषा और प्रांतवाद का जो ये संघर्ष है, इसकी वजह से संविधान में लोगों का ये मत था, बहुत सारे लोगों का, कि हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए। तो उसके बारे में अनुच्छेद 351 है। इसके बाद भाग 18 जिसमें इमरजेंसी आर्टिकल 392 से आर्टिकल 360 तक है। इमरजेंसी का मतलब देश के ऊपर कोई आपातकाल लगाना हो, किसी राज्य में कोई संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही हो, तो उसमें संविधान ने अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसकी व्यवस्था। अनुच्छेद 368 वित्तीय आपातकाल, मतलब भारत के अंदर कोई एक तरह से मतलब अर्थव्यवस्था डागाडोल हो जाए या वित्तीय रूप से हम लोग कंगाल हो जाएं, तो उसमें सरकार क्या कदम उठाए और उसका वित्तीय आपातकाल कैसे घोषित करे। इसी तरह भाग 19 में 19 अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, जो इनकी शक्तियां हैं, जो इनके कार्य हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके बारे में है। इसके अलावा भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी, वो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की क्या शक्ति है। संविधान संशोधन सामान्य तौर पे नहीं किया जाता, किसी विशेष परिस्थितियों में संविधान संशोधन हो, और संविधान संशोधन की एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसी तरह भाग 21 में स्पेशल ट्रांसलेशन एंड टेम्परेरी विश्लेषण, आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392। अनुच्छेद 370 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रधान 5 और 6 अगस्त 2019 को इसको कमजोर किया गया। संविधान बनने के बाद, देश की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर हमारे देश में मतलब सम्मिलित हुआ, और उसके लिए जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान था। भारतीय संविधान में उसको एक विशेष प्रावधान धारा 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें उनका अपना झंडा होगा, उनकी भाषा होगी, उनका अपना संविधान होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको धारा 370 के रूप में रखा गया था, जिसको 2019 में 5 और 6 अगस्त को भारत की संसद के द्वारा उस धारा को खत्म कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का उसमें राज्य विधानसभा है। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया है, जिसमें कोई विधानसभा नहीं है। तो इसके बारे में है धारा 370। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। इसी तरह अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, मतलब ये राज्यों से संबंधित हैं, उनको क्या विशेष सुविधा या विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए रखा गया है। इसी तरह भाग 22 में शॉर्ट ट्रेड कमिटमेंट
अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। इसी तरह भारत के संविधान के अनुसूची और महत्वपूर्ण मतलब ये इसमें जो है संविधान के बारे में, संविधान को कैसे अंगीकार किया गया, उसकी भाषा क्या होगी, इन सब के बारे में, हिंदी के बारे में, इन सब के बारे में दिया हुआ है। भारत के संविधान की अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत संविधान में 12 अनुसूची है। जैसे कितने पार्ट हैं, कितने अनुच्छेद हैं, उसी तरह भारत में मतलब संविधान में अनुसूची है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जैसे पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, दूसरी अनुसूची में 59, 65, 75, 97, 200, 105, 148, 158, 164, 186 और 221 है। इसी तरह तीसरी अनुसूची में 75, 84, 99, 124, 148, 173, 188, 219 मतलब ये अनुच्छेद हैं। इसी तरह चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 30 है। पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 244 है। छठी अनुसूची में 244 और 275 है। सातवीं अनुसूची में 246 है। आठवीं अनुसूची में 344 और 351 है। नौवीं अनुसूची में अनुच्छेद 31B है। 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी है और 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 डब्ल्यू है। तो इस तरह ये 12 अनुसूचियां हैं जिसमें संविधान के कुछ कुछ अनुच्छेद हैं जिनको शामिल किया गया है। अनुसूचियों का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो पृथक्करण है, जो शक्तियों का विभाजन है, उसको रखा है। राज्य संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची, जैसे भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको जानना आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद 12 से 35 जो मूल अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जिनको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 35 से 36 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या होगी। अनुच्छेद 243, 243 ओ जिसमें पंचायती राज संस्थाएं हैं। अनुच्छेद 343 जिसमें राजभाषा के रूप में हिंदी क्या महत्व है या हिंदी को कैसे राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 356 जिसमें राज्यों के ऊपर राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। अनुच्छेद 367 जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिला हुआ था। अनुच्छेद 395 जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1919 को निरस्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको जानना आवश्यक है। इसी तरह भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित और संविधान की प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इसको लोगों के द्वारा अपनाया गया है। इसलिए यह संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता को प्रकट करता है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। संसद संविधान को रद्द नहीं करे, मतलब संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, लेकिन संविधान को निलंबित करना, संविधान को खत्म करना, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ, वे आपातकाल लगा दे कोई तो अलग बात है। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित लेख, जैसे अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। इसमें राज्यों और केंद्र के बीच में जो अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 356 जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह 356 जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 307 वित्तीय आपातकाल, ये आपातकाल संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद जैसे 312 संघ के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी तरह राज्य अनुच्छेद 202 राज्य के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 अनुमानों से संबंधित संसद की प्रक्रिया। इसी तरह अनुच्छेद 203 अनुमानों से संबंधित विधानमंडल की क्या प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 144 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। ये मतलब राज्यों और केंद्र के बीच में जो अनुच्छेदों का किन अनुच्छेद में
किस व्यवस्था को रखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 116 जिसमें केंद्र के लिए लेखा अनुदान, ऋण और साधारण अनुदान। इसी तरह अनुच्छेद 206 जिसमें राज्यों के लिए लेखा अनुदान, ऋण और साधारण अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान राज्यों के लिए। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम राज्यों के लिए। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्य से संबंध। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्य से संबंध राज्यों विधानमंडल की प्रक्रिया। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसी तरह अनुच्छेद 210 जिसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न करना। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। और अनुच्छेद 214 राज्यों के या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के गठन। इसी तरह अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमादान आदि प्रदान करने की शक्ति। तो ये सब कुछ ऐसी अनुच्छेद हैं जो राज्यों और केंद्र की जो शासन व्यवस्था है उसमें कौन से अनुच्छेद में कौन सी व्यवस्था दी गई है इसके बारे में है। इसका मैं PDF लिंक भी जो है अपने जो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन उसमें रख दूंगा ताकि आप वहां से इसको देख सकें। तो इस तरह हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने उसके भाग हैं, कितनी उनकी अनुसूचियां हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ये सारे जितने अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, इसके बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, या राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, संसद कैसे, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब एक तरह से शासन भारत के जो शासन तंत्र है, जो न्याय व्यवस्था है, उसको किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस अनुसूची में संविधान में रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में किसी और विषय पर आपसे चर्चा होगी। तो आज के लिए है इतना ही। धन्यवाद।